Good evening, parents, and wish you all a very happy new year. I hope that everybody will be happy and healthy. Dear parents, शीत लहर थोड़ी सी बड़ी है। पिछले 4-5 दिनों से विद्यालय में छुट्टी भी रही है। कलेक्टर महोदय और शासन के आदेशानुसार बच्चों ने अपने घर पर रहकर इन 5 से 6 दिनों में अपना गृह कार्य भी किया होगा और फिर से री एनर्जाइज होकर के दोबारा आने के लिए तैयार है 6 जनवरी 2025 से। तो सबसे पहले तो नववर्ष की एक बार पुनः आप सभी को बधाई, धन्यवाद। और मैं ये आज आप काफी दिनों के बाद फिर से दोबारा आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और इसमें कुछ बातें जो बच्चों के एकेडमिक परफॉर्मेंस को लेकर के करना है, बच्चों के डेली रूटीन से संबंधित बात करना है। आज के इस बात का एजेंडा पॉइंट सिर्फ इतना ही है कि हम बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे और आने वाले मात्र 45 दिनों में, क्योंकि आप लोगों के पास इस वर्ष में बच्चों की परीक्षा आने तक बाकी है, मैं आपको कैसे बच्चों की सहायता करेंगे। माननीय पालकगण सभी, चाहे आप श्री कंवर तारा स्कूल के पालक हो या किसी भी स्कूल के, हमें ये मान लेना है कि आज आप लगभग सत्र के समापन पर आ चुके हैं। सत्र का समापन वैसे तो मार्च में होता है, लेकिन बच्चों की एकेडमिक और अदर को करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जनवरी के महीने में लगभग खत्म हो जाती है और प्राय सभी स्कूलों में ये यही समय होता है जब ये एजुकेशन लगभग खत्म हो जाता है और रिवीजन शेड्यूल शुरू हो जाते हैं। सभी स्टूडेंट्स पूरे फोकस हो जाते हैं कि उन्हें अपनी तैयारी शुरू करना है। एक सबसे महत्वपूर्ण विषय ये होता है कि बच्चे इस समय आकर के ही क्यों तैयार हो। सर्टेनली हम पूरे वर्ष भर बच्चों को विभिन्न छोटी छोटी टेस्ट के माध्यम से वर्ष भर स्टडीज के साथ जोड़े रखने की कोशिश करते हैं। एजुकेशन सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं है, जो आपने पढ़ाया, बच्चों ने याद किया, बच्चों ने समझा और उसे लिख दिया। ये करते हुए आप सिर्फ कंसेप्ट को डेवलप करते हैं, कंसेप्ट के ऊपर काम करते हैं और सिर्फ एक ही डेवलपमेंट कर पाएंगे और वो है उनका मस्तिष्क का विकास। हमारा मस्तिष्क भी एक कंप्यूटर है जहां पर जितनी आप इंफॉर्मेशन सहेजेंगे, सहज करेंगे, वो उसमें एकत्र होगी। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात यह है, हमारा जो मस्तिष्क है वो पूरी तरह से एक्टिविटी को ग्रहण करता है। जो कर लिया जाता है, जो एक्सपीरियंस कर लिया जाता है, उस एक्सपीरियंस को ग्रहण करता है। तो पहला पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो आपके बच्चों के कॉग्निटिव डोमेन को लेकर के है। ये कॉग्निटिव डोमेन जो बच्चों की पढ़ाई के लिए हम बात करते हैं। पूरे वर्ष भर यानी कि 1 अप्रैल से या कुछ कक्षाओं में 1 मार्च से हम पढ़ाई शुरू कर चुके हैं। आज लगभग 9 से 10 महीने के पश्चात बच्चों की लगभग एकेडमिक एक्टिविटीज कंप्लीट हो चुकी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यह है, विभिन्न परीक्षाओं को देते हुए स्टूडेंट्स रेगुलर स्टडी में जुड़े रहे। यूनिट टेस्ट हर महीने हुए। यूनिट टेस्ट के साथ में EI केयर को जोड़ा गया, जो कि एक एक्सटर्नल एजेंसी आपके बच्चों का असेसमेंट कर रही थी। ये पूरी प्रोसेस वर्ष भर चलती रही। पेरेंट्स और टीचर्स आपस में मिलते रहे, बहुत सारी एक्टिविटीज हम लोग करते रहे। एग्जीबिशन के माध्यम से
हमने वो दिखाने की कोशिश की है जहां पर बच्चों ने क्लासरूम के अंदर जो कुछ सीखा है उसे किस तरीके से बच्चों को सिखाया गया है। एक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक क्रिएटिव लर्निंग, एक कंफर्म लर्निंग, साथ में यह कहें कि ऐसी लर्निंग जो बच्चा जिंदगी में कभी ना भूले, वो प्रयास स्कूल में टीचर्स के द्वारा किए गए हैं। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उन गतिविधियों को एक प्रोजेक्ट के रूप में तैयार किया और वो प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया गया। ये एग्जीबिशन खत्म हो गई। अब बच्चों को अपनी रिटर्न प्रैक्टिस करना है। रिटर्न प्रैक्टिस उस कंटेंट की करना है जो कंटेंट उन्होंने अब तक पढ़ा है। मैं यहाँ फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा, बच्चों को रटने नहीं दें। Students should not cram the content. They should learn, they should understand, they should experience, and they must write the answers themselves. वो खुद आंसर्स लिखें। जब वो खुद आंसर्स लिखेंगे तो वो बेहतर स्थिति में होंगे। कॉपी में जो आंसर्स लिखे हुए हैं, हालांकि उनमें से काफी बच्चों ने आंसर्स अपने आप लिखे हुए हैं, लेकिन वो आंसर्स बच्चे रट लें और वो आ जाएंगे, ये संभावना श्री कंवर तारा स्कूल में बहुत कम होती है, क्योंकि टीचर्स क्वेश्चन पेपर बनाते वक्त उस चैप्टर में से कहीं से भी क्वेश्चन नया बना करके पूछ लेता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के माध्यम से शासन और बोर्ड भी ये चाहता है कि बच्चा स्किल बेस्ड प्रिपरेशन करे, स्टूडेंट्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रिपरेशन करें और उनकी असेसमेंट भी उसी स्तर पर होना चाहिए। इसलिए क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चंस अलग होंगे, कुछ केस स्टडीज होंगी, कुछ बुक से लिए गए कंटेंट होंगे, न कि डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर जो बच्चों को दिए गए। मतलब अब समय आया है कि स्टूडेंट्स एक बार फिर से चैप्टर्स को पढ़ना शुरू करेंगे, उसमें दिए गए कंटेंट को पढ़ेंगे और समझेंगे, समझ करके अपने ही शब्दों में उनके आंसर्स लिखेंगे। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम दी है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि अब स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन दिए जाएंगे, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे जो उसको सॉल्व करके ओपन एंडेड आंसर भी लिखेगा। ये एक पैटर्न एग्जामिनेशन में स्कूल ने तैयार किया है, विद्यालय ने तैयार किया है। ये तब संभव होगा जब आप अपने बच्चों में हेल्दी स्टडी हैबिट डेवलप करेंगे। हम पिछले कई बातों में जब एकेडमिक डिस्कशन करते हैं, हम अक्सर ये बात करते हैं कि बच्चों की हैबिट फॉर्म होना चाहिए। हैबिट ऐसी फॉर्म होना चाहिए जिसमें उसे अपने एक एक मिनट का हिसाब होना चाहिए। सबसे पहले उसके उठने का समय निर्धारित हो, उठने के बाद उसके पढ़ाई के समय निर्धारित हो, पढ़ाई के साथ साथ उसके खेलने और कूदने का समय भी निर्धारित हो, उसके मोबाइल टाइम, स्क्रीन टाइम भी उसका निर्धारित होना चाहिए। अगर जितना बच्चे ऑर्गेनाइज इस एज में रहेंगे, कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 11वीं तक, 12वीं तक जो बच्चे हैं, इस समय जो ऑर्गेनाइज होकर स्टडी करते हैं, जो फोकस होकर स्टडी करते हैं, उन बच्चों का आने वाले समय में एक अच्छा भविष्य इंतजार करता हुआ नजर आता है। तो माननीय पालकगण, हम बात करेंगे बच्चों की हेल्दी स्टडी हैबिट की, लेकिन उससे पहले मैं आपसे दूसरा पॉइंट बात करूंगा कि बच्चों के पढ़ने के साथ साथ शारीरिक विकास भी अनिवार्य है। स्कूल्स में आजकल अच्छी खेलकूद की व्यवस्था होती है, अच्छे स्पोर्ट्स की व्यवस्था होती है, स्पोर्ट टीचर्स होते हैं। आपके स्कूल में भी लगभग 10 से 11 कोचेस की अरेंजमेंट किए गए हैं जो विभिन्न खेलों के साथ में होते हैं। पूरे वर्ष भर गतिविधि होती है, यहाँ तक कि प्री प्राइमरी और प्राइमरी में भी फ्लेक्सी किट के माध्यम से एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा उन छोटे छोटे बच्चों के भी फिजिकल एक्टिविटी कराई जा रही है और बच्चे बड़े आनंद से उसका आनंद ले रहे हैं और वो सब घर पर करके दिखाते हैं और वेरियस ओकेजन्स पर स्कूल ने इसका प्रदर्शन पालकों के सामने किया है और करता रहेगा। लेकिन ये सिर्फ प्रदर्शनी लगाने का कार्य नहीं है, ये वो वास्तविक कार्य है जिस कार्य के माध्यम से हम बच्चों के शारीरिक विकास को पूर्णता प्रदान करने की कोशिश करते हैं। पूर्णता प्रदान करने से मेरा तात्पर्य है
कि जिस स्तर पर बच्चों को पहुंचना है, जिस स्तर की उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को डेवलप होना है, वो उसकी डेवलप होना चाहिए। इसके साथ ही अगर वो बच्चा या वो स्टूडेंट अगर किसी स्पोर्ट्स की स्पेशल स्किल को डेवलप करना चाहता है, वो अवसर भी उसको विद्यालय में मिलना चाहिए, और वो हम सब यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। तो अब दो पार्ट हो गए हैं, एक हो एकेडमिक जिसमें हम बात करेंगे सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन की, दूसरा पार्ट हो गया उसका स्पोर्ट्स फिजिकल डेवलपमेंट की। तो ये दोनों चीजों को, और इसका असेसमेंट पूरे वर्ष भर चलता है फिजिकल एजुकेशन का भी। साथ में हम वर्ष के ये 13 और 14 जनवरी को इन बच्चों का एनुअल स्पोर्ट्स की एक्टिविटी भी कराने जा रहे हैं, जिसका अर्थ यह होता है कि साल भर की गई गतिविधियों का और साथ में एथलेटिक एक्टिविटीज के लिए ये एक समय होता है जब किया जाता है। यहाँ पर हम बच्चों की शारीरिक क्षमता और उनके संपूर्ण विकास का उनको प्रदर्शन करने के लिए प्लेटफॉर्म स्कूल में उपलब्ध कराते हैं। ये पूरे वर्ष भर चली हुई गतिविधियों का समापन 13 या 14 जनवरी को पूरी तरीके से होगा। 13 जनवरी को प्राइमरी लेवल के बच्चे वेरियस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, जो स्पोर्ट्स जहां उनके बचे हुए हैं। इसी प्रकार से 14 जनवरी को सीनियर यानी कि 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के सारे फाइनल्स और एथलेटिक एक्टिविटीज होंगी, और उस दिन सारा एनुअल स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स की एक्टिविटी पर पूर्ण विराम लग जाएगा, और स्टूडेंट्स के लिए पूरा समय होगा कि वो अपनी स्टडी को पूरा समय दे सकें। माननीय पालकगण, ये दो व्यवस्था होगी जिनके बारे में हम बात करेंगे। तीसरा पार्ट होता है बच्चों के अंदर कल्चरल और मूल्य संवर्धन का, वैल्यू इनकलकेशन का। हम यह देख पा रहे हैं कि जो अपने स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स को पढ़ने में आसानी है, वो फिजिकल डेवलपमेंट उनका बेहतर हो रहा है। अब तीसरा पार्ट होता है उनके सांस्कृतिक विरासत। आपके विद्यालय में जो सबसे महत्वपूर्ण बात देखने में आई है, और वो जो मुझे अच्छा भी, वो पूरे गर्व के साथ में बोलता हूँ, कक्षा 11वीं क्लास 11 के स्टूडेंट्स जो क्लास 10 पास करके आते हैं, वो इस स्कूल के मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी के नाम से जाने जाते हैं। मतलब वो उन बच्चों की केयर करते हैं जो मॉरली डिग्रेड हो रहे हैं किसी बाहरी इन्फ्लुएंस के कारण, उनसे वो बात करते हैं, उनकी वो लगातार काउंसलिंग करते हैं, जिससे कि उनकी लैंग्वेज, उनका व्यवहार, उनके कल्चर में परिवर्तन आ सके। इन बच्चों के साथ साथ टीचर्स लगातार काउंसलिंग इन बच्चों की लगातार करते हैं। तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है वर्ष भर में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहार, विभिन्न गतिविधियां, जिनके माध्यम से बच्चों को अपने संस्कृति से संपर्क में आने का पूरा पूरा समय मिलता है, और वो उसको अच्छे से एक्सपीरियंस करते हैं, यहाँ तक कि उन बातों को बहुत अच्छे से डिस्कस भी करते हैं। माननीय पाठकगण, आप इन बच्चों के अंदर आने वाली इन सभी गतिविधियों को, स्पेशली जब मैं बात करूंगा वैल्यू इनकलकेशन की, आपका सपोर्ट ज्यादा चाहिए, क्योंकि स्कूल में वो सिर्फ 7 से 8 घंटे हैं, लेकिन लगभग 17 से 18 घंटे वो बच्चा इस अपने घर पर होता है। उसके घर के आसपास का वातावरण किस प्रकार का है, ये हमें समझना होगा। यहाँ पर यह आवश्यक है कि जो बात हम अपने बच्चों में डेवलप करना चाहते हैं, उसे आप बार बार उसके सामने करिए, और जो हरकत आप बच्चों में देखना नहीं चाहते हैं, उसे घर में सभी सदस्यों ने पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो वही सीखता है जो उसके घर और उसके आसपास बड़ी आसानी के साथ दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। तो इन मूल्यों, निश्चित तौर पर विद्यालय अपने प्रयास एक फॉर्मल स्ट्रक्चर के साथ करता है, एक पूरी औपचारिक तरीका हम अपनाते हैं जिसके माध्यम से हम बच्चों के साथ इस बात को लेकर इंटरेक्शन कर सकें, लेकिन पालकों का सहयोग इस बात को लेकर कभी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरा चौथा जो पॉइंट है वो है टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। अब हम ये नहीं बोल सकते कि बच्चों को मोबाइल से दूर कर दो हमेशा के लिए, क्योंकि अब इस संसार के 90% काम या तो नेट के माध्यम से हो रहे हैं, मोबाइल में डायरेक्ट कम्युनिकेशन के माध्यम से हो रहे हैं, एक प्रकार की संचार क्रांति आई हुई है, इसलिए हम इन बच्चों को उससे अलग नहीं कर सकते।
अब वो समय आ गया है कि हमें उन्हें इसका सही उपयोग करना सिखाना होगा। टेक्नोलॉजी की बात करें, मोबाइल की बात करें, हम बच्चों को इन मोबाइल्स के माध्यम से स्कूल के द्वारा दिए गए प्रोजेक्ट वर्क या फिर एकेडमिक या एजुकेशनल या फिर एक्टिविटीज या वो वीडियोस जो उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए जरूरी है वो यूज कर सकते हैं। मोबाइल पर अब वो सारे ऐप अवेलेबल हैं जिन ऐप्स के माध्यम से सीबीएसई, एनसीईआरटी और उसके साथ साथ विभिन्न पब्लिशर्स जो बुक देते हैं उनके सबके कंटेंट अवेलेबल होते हैं। इवन उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस और एक्टिविटीज भी अवेलेबल होती है। जो स्टूडेंट्स वास्तव में इन चीजों से अवेयर हैं और उसका जुडिशियस यूज करते हैं वो डेफिनेटली उससे बेनिफिटेड है। इसके साथ में थ्रेट बहुत बड़ा है कि मोबाइल अगर फ्रीली बच्चे के हाथ में है तो वो इस पार्ट को छोड़कर किस और लग जाएगा उसकी गारंटी नहीं है। इसलिए टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए लेकिन अंडर द स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेरेंट्स, कि वो जितने समय काम कर रहा है वो हमारे सामने होना चाहिए। आजकल आप मोबाइल को लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं और बच्चे उसे आसानी के साथ देखते रहेंगे और वो आपके ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। आपको स्मार्ट होना होगा, बच्चों को स्मार्ट होना होगा। और किस हद तक हमें टेक्नोलॉजी, देखिए स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंटेंट चल रहा है, एक बड़ी रोबोटिक्स लैब है, एक बहुत विस्तृत हमारी एरो मॉडलिंग लैब है जो पूरे देश में एकमात्र अपना स्कूल है जहाँ पर मौजूद है और बच्चे उसमें काफी कुछ सीख रहे हैं। आगे भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो लगातार इसको बढ़ाती रहेंगी और इसे हमें आगे लेकर के जाना भी है। अब आपसे ये निवेदन है कि टेक्नोलॉजी से अलग नहीं करें बल्कि टेक्नोलॉजी के साथ सही तरीके से कैसे जुड़ सकता है अपनी मॉनिटरिंग के अंदर उसे यूज करने दें। क्योंकि अभी बहुत सारी एग्जाम्स, अभी लॉजिक क्विट की जो एग्जाम हुई है उसके मॉड्यूल्स, उसकी 20 वर्कशीट्स कहाँ पर आई? मोबाइल पर आई। क्योंकि वो कहाँ पर बैठे हुए? आईआईटी मुंबई में या हैदराबाद में बैठे हुए हैं। अब वो एग्जाम बच्चे कंडक्ट करेंगे, उसमें अगर बच्चे पास होंगे उन्हें आगे जाके आईआईटी दिल्ली में पुरस्कृत किया जाएगा, एक बड़ा एक्सपोजर उन्हें मिलेगा। अगर हम टेक्नोलॉजी को बंद कर दें, हम अगर बोले कि मोबाइल बिल्कुल यूज नहीं करना है, तो ये बच्चे वो कर नहीं पाएंगे और परिणाम ये होगा कि वो जो एक सुविधा उन्हें मिल सकती है, वो जो एक आगे बढ़ने का अवसर उन्हें मिल सकता है, एक एक्सपोजर जो उन्हें मिल सकता है, वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा। हम बच्चों की क्रिएटिविटी, हम बच्चों की इमेजिनेशन, हम बच्चों की अपॉर्चुनिटीज को ब्लॉक नहीं कर सकते। उन्हें किस प्रकार से यूज करना है वो हमें उन्हें सहयोग करना होगा। तो माननीय पालकगण, कैसे आप इसको यूज करेंगे? सफिशिएंट अवेयरनेस उसमें डेवलप करना है। साइबर क्राइम के कई सारे सेशंस स्कूल्स में होते हैं, साइबर क्राइम्स को लेकर के बहुत सारी अवेयरनेस वीडियोस अपने अवेलेबल हैं। बच्चों के साथ बैठकर खुल के बात करें, आपको उनका संसार मालूम पड़ेगा। उस संसार में उन्हें क्या सही है क्या गलत है वो मार्गदर्शन करना हमें, हम पालक और टीचर्स मिलकर के करेंगे। तब ये टेक्नोलॉजी उनके लिए बुरी नहीं बल्कि एक सपोर्टिव, बल्कि उनके प्रोग्रेस को आगे बढ़ाने वाली होगी। क्योंकि अब जो लोग अपडेट नहीं होंगे, जो बच्चे उस दौड़ में शामिल नहीं होंगे जो अब चल रही है, तो वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां उन्हें पहुंचना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय का सबसे बड़ा एक इंटरप्रेन्योर सेक्टर होगा। अगर बच्चों को उसे यूज करना नहीं आया, उसके साथ चलना नहीं आया, तो वो पिछड़ जाएंगे। इसलिए मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि आप टेक्नोलॉजी से बच्चों को दूर करें, बल्कि उसका जुडिशियस यूज करना सिखाएं, उन्हें सपोर्ट करें जिससे कि वो बेहतर अपना समय बना सकें। माननीय पालकगण, मैं अब आ रहा हूं बात पर जो मुख्य बात है, एग्जामिनेशन का समय अब नजदीक आ गया है। आमतौर पर यह देखा गया है स्कूल का सिलेबस 15 जनवरी तक खत्म हो जाता है। 15 जनवरी तक लगभग सभी विषयों के सिलेबस कंप्लीट होते हैं। 2-4-5 दिन आगे हो सकता है और कुछ कम भी हो सकता है, लेकिन 20 जनवरी से आगे शायद ही कोई सब्जेक्ट के अंदर आगे कंटेंट को पढ़ाया जाए। अब आपके पास 15 से 20 दिन का समय होगा क्योंकि फरवरी मंथ में एग्जाम शुरू हो जाएंगी। 9th और 11th 10 फरवरी से शुरू होंगे और
नर्सरी से 8 तक की कक्षाएं या क्लासेस की परीक्षाएं 3rd वीक ऑफ फरवरी शुरू होंगी। 15 फरवरी से 15 फरवरी से 10th और 12th की बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगी, जिसका पूरा विस्तृत कार्यक्रम आ चुका है और वो स्टूडेंट्स को दिया जा चुका है। मतलब ये हुआ कि बच्चों को पता है कि अब हमारा टारगेट, हमें परफॉर्म करने का समय अब नजदीक आ चुका है। अब आपके पास अगर मैं टोटल प्रिपरेशन के लिए समय डालूं तो 40 से 45 दिन का समय आपके पास है। कुछ क्लासेस में 40 या 35 डेज है, कुछ क्लासेस में 45 से 50 डेज है। अब स्टूडेंट्स को अपने आप को वेल ऑर्गेनाइज होकर के इनके रिवीजन शुरू करना होगा। रिवीजन का जो पैटर्न बनाना होगा, आपको चैप्टर पढ़ना है, पढ़ करके उसमें दिए गए क्वेश्चन पहले सॉल्व करना है, फिर आपको एक अपने क्वेश्चन तैयार करके उसके ऊपर अपना आंसर लिखना है। टीचर से अगर कोई डाउट है तो क्लियर करना है। और ये एक सब्जेक्ट में प्रतिदिन एवरी डे द चाइल्ड शुड स्टडी 1 चैप्टर ऑफ ईच सब्जेक्ट। 5 to 6 सब्जेक्ट उसे करना है और वो उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से डिसाइड करें। मतलब अब बच्चे को या स्टूडेंट्स को एक सब्जेक्ट का काम करने के लिए 30 से 35 मिनट देना होगा और ये सेल्फ स्टडी होगी। ये होमवर्क वाला पार्ट अब खत्म होगा, चाहे वो क्लास 1 का बच्चा है या क्लास 12 का स्टूडेंट्स है। हर एक स्टूडेंट को अब अपनी स्टडी को पूरा ऑर्गेनाइज करना तो शुरू से ही था और कर ही रहे होंगे कुछ बच्चे। अगर नहीं कर रहे हैं तो अब समय आ गया है कि दे मस्ट बी ऑर्गेनाइज। इस समय जब बच्चों के उठने का समय निर्धारित करें, बहुत अच्छा होगा कि 5:30 बजे बच्चे बेड से बाहर हो जाए। और 6 समय ठंड का है, आपको लगेगा कि ठंड में कैसे उठाएं, लेकिन हम ह्यूमन स्पेसीज हैं और हमें एडॉप्ट करने की बड़ी अच्छी हैबिट है। इसके कारण इतने दिनों तक हम सरवाइव कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। हम बच्चों को जिस तरीके से ढालना चाहते हैं ढल जाएंगे। आप देर से उठाएंगे, देर से उठेंगे, जल्दी उठाएंगे, कुछ दिनों तक परेशानी आती है, फिर वो बन जाती है आदत। अब आप बच्चों को 5:30 बजे उठाइए। अगर बच्चों को 8:30 बजे 9 बजे स्कूल पहुंचना है, बच्चों के पास 3.5 घंटे का समय है। उस पहले 1 घंटे में आप स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी कराएं, जिससे कि उसका ब्रेन बहुत तेजी से काम करेगा, ब्लड सर्कुलेशन पूरा होगा। और उसकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराएं, जिससे कि वो बड़ा कॉन्फिडेंट और फ्रेश फील करेगा। 6:30 से 7 बजे के बीच में वो स्कूल रेडी होना चाहिए, जिससे कि अब 7 से 8 का जो समय उसके पास है बस के आने तक का, उस समय वो व्यवस्थित तरीके से जो शाम को पढ़ा है उसका रिवीजन कर सके। वो रिवीजन इसलिए हेल्प करेगा क्योंकि स्टूडेंट्स सुबह सुबह फ्रेश माइंड से होते हैं, उनका रिवीजन बहुत अच्छे से होता है और ये रिवीजन उन्हें दिन भर विभिन्न डाउट्स को क्लियर करने में मदद करेगा, क्योंकि बच्चा अब ऑर्गेनाइज हो गया है। जैसे किसी भी एक अधिकारी को अपने दिन को पहले से प्लान करना होता है, इसी प्रकार से बच्चे का वो आधे से 1 घंटे का रिवीजन उसे प्लान करवाएगा पूरे दिन का, कि मुझे आज स्कूल में टीचर से कौन से डाउट क्लियर करना है, कौन सा नहीं करना है और कौन सा मुझे पूरा समझ में आ गया है। शाम को जब बच्चा घर पहुंचता है तो ये दिन में स्कूल में है। अब कुछ बच्चे 3 बजे पहुंचते हैं, कुछ बच्चे 5 बजे पहुंचते हैं, कुछ 5:30 बजे पहुंचते हैं। आपको उनका सारा समय प्लान करना होगा। अगर बच्चा क्लास 1 to 5 में है तो निश्चित तौर पर वो 10 सवा 10 बजे स्कूल पहुंच रहा है, तो निश्चित तौर पर उसके पास सुबह लगभग 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे का समय है। वहां पर उस बच्चे को पढ़ने के लिए समय दिया जाए। और जो बच्चे देर से शाम को पहुंच रहे हैं उनको शाम को 1 से 1.5 घंटे की स्टडी कराई जाए। लेकिन जो बच्चे, तो स्टूडेंट्स दोज हु आर रीचिंग एट होम by 4 or 4:30, they must be given at least 3 hours of time for their study। 3 घंटे का समय उनको जरूरत है। 3 घंटे का समय देना मतलब अब 4:30 बजे से 10 बजे तक बच्चा अगर रहता है आपके साथ में, तो लगभग 5.5 घंटे का समय वो अपने घर पर बिता रहा है। और उनमें से 3 घंटे की स्टडी टाइम निकाल रहे हैं, 2.5 घंटे का समय स्पोर्ट्स एक्टिविटी, दूसरी एक्टिविटीज, घर पर जो नॉर्मल एक्टिविटीज है उनमें वो शामिल हो सकता है। आप लोगों के पास निश्चित तौर पर नेक्स्ट 40 से 45 डेज है। और ये 45 डेज अगर आपने बच्चों की हैबिट पे काम किया और उसे कंटिन्यू किया तो ये हैबिट उनकी लाइफ लॉन्ग बन सकती है। और ये उनकी स्टडी हैबिट नहीं बल्कि उनके आने वाले जीवन में सक्सेस को डेवलप करने के लिए होगी। सो टोटल मैं जब 10th और 12th की बच्चों की बात करूंगा तो एक बार ध्यान से सुने। अब समय आ गया है कि अब उन्हें एक एक मिनट का हिसाब खुद रखना होगा, क्योंकि ये बच्चे मैच्योर हैं।
अब बच्चों के प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे, बच्चों के इंटरनल शुरू हो जाएंगे, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगी, प्री एनुअल प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी। ये सारे काम स्कूल्स में शुरू होंगे और इन सब के साथ साथ हम ये देखेंगे कि बच्चों का परफॉर्मेंस बेटर आ रहा है या नहीं आ रहा है। स्कूल से लगातार संपर्क बना के रखें, स्कूल के टीचर्स की बातों को ध्यान से सुने, बच्चे से बात करें, बच्चों के चैलेंजेस को सुने, उन चैलेंजों को दूर करने के लिए वापस स्कूल के टीचर से मिले। ये पूरा एक इस प्रकार से होना चाहिए कि हम अंत में, चाहे वो क्लास 1 का हो या क्लास 12 का बच्चा है, उसे अपने क्षमता के अनुसार अपने स्तर का परीक्षा परिणाम मिलना चाहिए। इस समय बच्चों से मार्क्स लाने के बारे में बात नहीं करें, अंकों की दौड़ में दौड़ने के लिए नहीं कहें, उसे अपने आप को किसी और से कंपेयर करने के लिए ना कहें। उससे पहले पेरेंट्स अपने बच्चों को किसी और से कंपेयर नहीं करें, क्योंकि अब बच्चे से एक ही बात कहें, आपका जिस चैप्टर को पढ़ रहे थे, उस चैप्टर के जिस कंसेप्ट को पढ़ रहे थे, वो बेहतर तरीके से क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि वो जितना करेगा, अगर उसके 12 चैप्टर्स हैं किसी सब्जेक्ट में, 12 चैप्टर पूरे नहीं होते हैं, उसने 10 चैप्टर अच्छे से किए हैं, तो उसका 80% मार्क्स तो वैसे ही आ जाएंगे। लेकिन वो मार्क्स के टेंशन में 12 चैप्टर पढ़ तो लिए मगर कम ढंग से कुछ नहीं हुआ, तो 40 से 50% पर रह जाएगा। तो मार्क्स तो प्रोडक्ट है, मार्क्स प्रोडक्ट है बच्चे की अंडरस्टैंडिंग का, बच्चे की डीप स्टडी का, बच्चे के कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन का। तो जरूरी नहीं कि वो 100% कंसेप्ट ही करके आए, जो बच्चा करेगा 100% वो 100% लेकर के आएगा। इसलिए बच्चों को किसी भी प्रकार से अंकों की दौड़ के लिए बाध्य नहीं करें, उसे कहें कि जो पढ़ रहे हो वो अच्छे से पढ़ो, उसके क्वेश्चन बना लो, उसमें से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो उसे आपको सॉल्व करना है। डियर पेरेंट्स, मैं आपके बच्चों के लिए एक सुखद समय चाहता हूं परीक्षा परिणाम आने के बाद। मैं नहीं चाहता कि आप अपने बच्चों के साथ में परेशान हो, न आपके बच्चों का, क्योंकि ये बच्चे इस संसार की, इस देश की बहुत महत्वपूर्ण नियामत है, एक गिफ्ट है जो आगे जाकर के इस देश को चलाने वाले, संसार को चलाने वाले हैं। तो ये स्ट्रेस में ना हो, लेकिन उनको ऑर्गेनाइज करना, उनकी लाइफ को सिस्टमेटिक बनाना आपका और हमारा दायित्व है, जो हमें करना है। क्योंकि आप पैसे रख करके जाएंगे जीवन में उन बच्चों के लिए, अगर वो ऑर्गेनाइज नहीं है तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। अगर आप एक अच्छी आदत और निर्माण करके बच्चों में जाएंगे तो वो उससे अधिक पैसा कमाकर अपनी अगली जनरेशन को देख करके जाएंगे। तो मानने पर, और उससे अच्छा आपने जो दे दिया है बच्चों के अंदर, वो अपने अगली जनरेशन को हस्तांतरित करेंगे। आप ये डिसाइड करें आप अपने बच्चों में क्या ट्रांसफर करना चाहते हैं, एक अच्छी आदत, एक अच्छा जीवन, एक अच्छा अनुशासित जीवन चाहते हैं, या सिर्फ पैसे इकट्ठे करके उन्हें देना चाहते हैं, क्योंकि वो भी कमा लेंगे, एक बार उन्हें सही दिशा में करें। माननीय पालकगण, मुझे बहुत अच्छा लगा है आप लोगों से बात करके, और यदि आपके कोई प्रश्न है तो मुझे बताएं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। मुझे ऐसे कुछ दिख नहीं रहे प्रश्न, अगर कुछ है तो बताएं। कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं थे? तो देन थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम दैट यू स्पेंड विथ मी। थैंक यू। कुछ मैसेज थे क्या इसमें? हाँ, मैंने डिलीट कर दिया सर। कौन थे? चेतन नागर करके था।